नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं। मेरी सहयोगी श्वेता भी मेरे साथ हैं और हर रोज की तरह 4 बजे हम खबरों का बूस्टर डोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज भी तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको बारी बारी से फटाफट दिखाएंगे। श्वेता। बिल्कुल, तो जैसा कि अनंत ने बताया कि तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बड़ी खबरों के साथ आपको बता दूं कि इस फुल डोज और डबल डोज में हम खबरों से चूकेंगे नहीं, यानी कि एक भी खबर ऐसी नहीं होगी बड़ी जो इस वक्त इस बुलेटिन में ना हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो खबरों के इस बूस्टर डोज में सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़, बारिश और मिशन जिंदगी की। आपको हम सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां इस वक्त बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क से लेकर पुल और रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी नदियों के किनारे पर ना जाए, ना ही ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करे जहां से बाढ़ के पानी का प्रवाह तेज हो जाए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में 6 दिन से हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी डिरेल हो रही है। इसके बावजूद लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही आफत के बादल छटेंगे और जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने महाराष्ट्र के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, मानो पानी ने सब कुछ थाम लिया है। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और इस मुसीबत के बीच लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है, आवागमन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है, गलियों में पानी भर गया है। लिहाजा लोग अपने घरों को छोड़ने को भी मजबूर हैं और जहां पर लहरें उफन रही हैं वहां पर सांसों का संकट भी पैदा हो जाता है कई बार। और इस सबके बीच कोशिश होती है ऐसे लोगों को बाहर निकालने की, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। लंबे समय से लोगों को मानसून का इंतजार होता है, रिमझिम फुहारों का इंतजार होता है, लेकिन यहां महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई है कि लोग बेहाल हो गए हैं। तो एक तरफ पानी का प्रकोप तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद भी जोर शोर से जारी है। अब आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सैलाब में फंसे एक शख्स को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने मिशन जिंदगी को बखूबी अंजाम दिया। यहां एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई और उस शख्स का रेस्क्यू किया। लेकिन रेस्क्यू से पहले जिस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने उस शख्स का हौसला बढ़ाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, तस्वीरों में आप जिस तरह से देख रहे हैं, आपको बताते हैं कि कहते हैं कि कभी कभी डूबते हुए को तिनके का ही सहारा काफी होता है। रात भर एक पेड़ का किनारा थामे ये शख्स मौत को मात देने की कोशिश करता रहा और उसका ये हौसला जिंदगी की अलग जगह रखने में कामयाब भी रहा। एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। पहले सैलाब के बीचों बीच फंसे युवक को भरोसा दिया कि उसकी जिंदगी बच जाएगी। उसके बाद टीम के सदस्य खुद रस्सी के सहारे बाढ़ के पानी में उतरे और इस शख्स को लाइफ जैकेट पहनाकर मौत के भंवर से बाहर निकाला। हमारे को माननीय श्री कलेक्टर साहब का रात में जो फोन आया था 11 बजे, तब हमारी टीम तुरंत रवाना हुई रेस्क्यू कार्य के लिए। यहाँ पर हमने रात में 12 से 3 बजे तक रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन पानी का प्रभाव ज्यादा होने से हमारे को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू करके जो आदमी फंसे हुआ था शर्मा जी, उनको सुखरूप बाहर निकाला। हमारी टीम को उनको निकालने को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमारी एसडीआरएफ की टीम ने बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कार्य करते हुए 2 आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि फिलहाल भारी बारिश से राहत की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। विदर्भ, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 11 जिलों को अलर्ट मोड में रखा गया है, यानी कि वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जिले हैं मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़, अमरावती, सतारा, सिंधुदुर्ग और ठाणे। ये वो तमाम जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां भारी बारिश हो सकती है और उस बरसात के चलते विपरीत हालात पैदा हो सकते हैं। लिहाजा तमाम एजेंसियों को सतर्क रहने की एक प्रकार से ये रेड अलर्ट चेतावनी है। और इस बीच आपको बता दें, बाढ़ की तस्वीरें भले ही डराने वाली होती है, लेकिन उन तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती है जिन्हें देखकर एक उम्मीद,
एक आस जगती है, जिन्हें देख ये एहसास होता है कि कोई है जो मुश्किल वक्त में भी उनके लिए हमेशा खड़ा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई, जहां 2 दिनों से बाढ़ में फंसे 22 ट्रक ड्राइवर्स को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जाबाजी से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 22 ट्रक ड्राइवर्स की जान बचाई। दरअसल चंद्रपुर में वर्धा नदी में उफान की वजह से पुल बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके बाद तमाम ट्रक ड्राइवर्स पानी उतरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बीती शाम तेजी से पानी बढ़ने लगा और पुल के चारों तरफ पानी भर गया। सभी ट्रक पानी में डूब गए। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात के अंधेरे में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी चंद्रपुर पुलिस के जवानों ने जांबाजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे सभी 22 ट्रक ड्राइवर्स की जान बचाई। आज सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। शाम से हम लोग कोशिश कर रहे थे, पर पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ने के कारण मुश्किलें आ रही थी। चंद्रपुर पुलिस की हमारी रेस्क्यू टीम है, बोट लेके आए, सब 22 लोगों को सुरक्षित यहाँ पे लाए। मैं मानीगढ़ से आ रहा था, यहाँ पे ये चंद्रपुर जा रहा था। लोकल गाड़ी में DNR का ट्रक चलाता हूँ और यहाँ पे 2 दिन से मैं फंसा हुआ था और यहाँ पे अभी हम लोग को पुलिसकर्मी लोग बचाए। हम लोग को ये रात की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जाकर के ये अभी 4 बजे भोर में अभी हम लोग को बचाए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से भी रेस्क्यू की एक और तस्वीर सामने आई है। बाढ़ बारिश के चलते वैतरणा नदी उफान पर आ गई और इसमें एक फैक्ट्री के 10 मजदूर फंस गए। मौत को मात देने के लिए NDRF की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और फिर शुरू हो गई जिंदगी को बचाने की मुहिम। बिल्कुल, आपको बता दें कि NDRF के जवान एक बोट के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचे। इसके बाद रस्सियों के सहारे सभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। इससे पहले टीम ने वहां मौजूद लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से NDRF के जवान जो है वो मौके पर पहुंचे और वहां पर लोगों को फैक्ट्री से बड़ी मुश्किल से लेकिन सबको बचा लिया गया। और ये केवल एक इलाके की तस्वीर नहीं है श्वेता, ऐसे तमाम जगह हैं जो इस समय बाढ़ बारिश से परेशान हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड से भी पिछले दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब जिंदगी का संकट खड़ा हो गया था और तब हमारे या तो सेना के जवानों ने या अर्धसैनिक बलों ने या फिर हमारे NDRF और SDRF के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर ऐसे लोगों की जान बचाई थी। बिल्कुल, और ये तस्वीर उसी की मिसाल है। देश में मानसून की एंट्री के बाद से कई राज्यों के लिए बारिश आफत बनकर सामने आई है। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात का भी हाल बेहाल कर दिया है। नवसारी इलाके में अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां उफान पर है, जिससे मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 को बंद करना पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ से करीब 40,000 लोग प्रभावित हैं। नवसारी से करीब 14,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। लगातार हो रही बरसात NDRF की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसके बावजूद NDRF की टीमें रेस्क्यू मिशन में जी जान से जुटी हैं ताकि एक एक जान की हिफाजत की जा सके। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बरसात ने किस कदर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों में पानी घुस गया है। ज्यादातर इलाकों में जहां पानी घुसा है वहां पर लोगों को अपने घर तक खाली करने पड़े हैं, घर की छतों पर शरण लेनी पड़ी है या फिर ऊपरी मंजिल पर जाना लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि हर बार हम देखते हैं बाढ़ और बारिश का ये दंश लोग झेल रहे होते हैं। गांव या फिर जो निचले इलाके हैं वहां तो पानी भरते हैं, लेकिन जो शहरी इलाका है वहां भी हाल बुरा रहता है। इसकी वजह जो श्वेता मुझे समझ में आती है, शहरी इलाकों में जो सिविक एजेंसियां हैं, दावे तमाम होते हैं, चाहे वो मुंबई का एग्जांपल आपके सामने है, चाहे वो दिल्ली का एग्जांपल है, कोई भी मेट्रोपॉलिटन है, कोई भी बड़ा शहर है, वहां पे सिविक एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि वक्त रहते वो मानसून की तैयारी करें, बरसात की तैयारी करें। और आपने देखा होगा कि ये वजह क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम अगर पूरी तरह दुरुस्त नहीं है तो फिर ऐसे हालात शहरों में पैदा होते हैं। तो आसमान से बारिश की बूंदें नहीं मानो आफत बरस रही है। गुजरात के शहरी इलाकों में पानी भर गया है, वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। नवसारी इलाके में तो सड़कें समंदर और दरिया घर के अंदर दिखाई दे रहा है। पूर्णा और अंबिका नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुसीबत के इस वक्त में नवसारी के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथों में हाथ डालकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, दरअसल आपको बता दें कि भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी का कब्जा हो चुका है। चूल्हा चौका जल नहीं सकता, लिहाजा खाने पीने को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में गांव वाले ही एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। भूख प्यास से जूझ रहे लोगों तक पूरी सब्जी पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 28,000 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से करीब 18,500 लोग अब भी शेल्टर होम में हैं। चलिए अब बात करते हैं आस्था के पर्व सावन की। भोलेनाथ की आराधना का पवित्र सावन महीना आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही महादेव की पूजा के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है, लेकिन सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहां की भस्म आरती तो हर दिन ही खास होती है, लेकिन सावन में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। आज सावन के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया के कोने कोने से लोग महाकाल की कृपा पाने के लिए यहां आते हैं। साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। आम दिनों में मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुलते हैं, लेकिन सावन के पहले दिन इसे सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया। रात से ही बाबा के दर्शन की बाट जो रहे श्रद्धालुओं की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। पंडितों और पुजारियों ने महाकाल के रूप में विराजे भगवान भोलेनाथ का दूध, घी, दही, शक्कर और शहद यानी पंचामृत से अभिषेक किया। इसके बाद भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार किया गया। फिर शुरू हुई भस्म आरती। करीब 1 घंटे तक सभी पुजारियों ने मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से भस्म आरती की और सभी भक्तों ने बाबा की दुर्लभ भस्म आरती का दर्शन भी किया। आज पहला दिन था, बहुत भीड़ थी। सुबह के 1 बजे से हम लोग लगे हुए थे। 4 बजे फाइनली हमें जाके एंट्री मिली, लेकिन अंदर जाके मन बिल्कुल शांत हो गया। आज सावन का सबसे पहला दिन है और बाबा का इतना अच्छा पहला दर्शन बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। हमने इतना अच्छा दर्शन कभी सोचा ही नहीं था। हम ऐसे बाबा ने इतनी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सावन का पहला दिन है और बाबा जी ने इतनी बढ़िया कृपा की है कि हमें पहले बार बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ है, वो भी भस्म आरती का। हम लोग बहुत बाबा की बहुत कृपा है कि इतना बढ़िया दर्शन हुआ हमको। और उज्जैन के बाद राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां सावन के महीने के पहले दिन भक्तों का उत्साह चरम पर दिखा। यहां भी सुबह से ही शिव मंदिरों में खासी भीड़ नजर आई। छतरपुर में मौजूद अद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, उन्हें जल चढ़ाया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सावन का महीना कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और चूंकि भोलेनाथ हैं तो उन्हें आप जल भी चढ़ा दें तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दूर दूर से भक्त आते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और यहां पर विधि विधान से जहां भी नजदीकी मंदिर होता है वहां पर भक्त पहुंचकर उनकी आराधना करते हैं। और आपको बता दें कि उधर गुरु गोरक्षनाथ की नगरी कहे जाने वाले गोरखपुर में भी शिव भक्तों का उत्साह चरम पर दिखा। यहां के अलग अलग शिव मंदिरों में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर होने की वजह से यहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। शहर के मंदिरों के साथ गोरखनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हर कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते दिखाई दिया। और गोरखपुर में अगर श्रोता आप जाएंगी तो ये पूरा शहर देख के लगता है मानो पूरा शहर ही हमेशा भोले की भक्ति में डूबा रहता है। जो गोरखनाथ मंदिर है, गोरखपुर का मशहूर गोरखनाथ मंदिर, वहां पर भी वैसे तो हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में उसकी भी छटा देखने लायक होती है। आज बृहस्पतिवार है और नारायण का दिन है और नारायण शिव को मानते हैं, शिव नारायण को मानते हैं, जिसकी वजह से आज का दिन बहुत शुभ है और आरंभ हो चुका है, पूजा का प्रचंड रूप से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे सावन मास में भी आते हैं और जैसे जैसे मतलब शिव जी की जो भी पूजा पाठ होता है उसमें हम लोग आते हैं। जैसे तीज का व्रत होता है उसमें भी यहाँ पे लोग आते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और इस मंदिर की ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें जो भी होती हैं उसको मांगने आते हैं और यहाँ पे मतलब लोगों का मानना है कि उनकी जो भी मन्नतें होती हैं वो बहुत अच्छे से मतलब भगवान सुनते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। ऐसा है कि यहाँ के झारखंडी महाराज की बहुत बड़ी मान्यता है और यहाँ जब से हम लगभग 15-20 साल से रह रहे हैं झारखंडी कॉलोनी में, हर सावन मास में हर शिवरात्रि हम लोग आते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो मांगा जाता है वो सब पूरा होता है।
सावन के महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। देश भर के कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इस साल भारी संख्या में कांवड़ियों के शामिल होने का अनुमान है। कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कांवड़ यात्रा के लिए रूट तैयार किया गया है। ड्रोन से निगरानी का भी इंतजाम किया गया है। मेरठ में आज कांवड़ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान मेरठ पहुंचे। इस दौरान दोनों ने सुरक्षा और दूसरी तैयारियों का जायजा लिया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कोविड के बाद 2 साल बाद जो है कांवड़ यात्री हमारे जा रहे हैं। मेरी अपील होगी कांवड़ संघों से, कांवड़ हमारे जो श्रद्धालु हैं, कि कृपया सब लोग सहयोग करके मिलकर ऐसा खूबसूरत कांवड़ यात्रा का मिसाल पूरे देश और दुनिया में दें कि लोग देखें। जैसा आपको बताया गया है, हर विभाग यहाँ पर कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीएमएसपी सब लगे हुए हैं। हर विभाग अच्छे से अच्छा करने के लिए लगा हुआ है। कांवड़ मार्ग पर हर सुविधा, चिकित्सा की, सड़क सुधार की, बिजली की व्यवस्था की, इसके अलावा कांवड़ मार्ग में जो ट्रैफिक प्लान है उसको पूरा जो है व्यवस्थित करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कांवड़ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, तो देवभूमि उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। नहीं, सबकी कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो और सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ियों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है और बाबा की कृपा सब पर बरसे और कांवड़ यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुलभ हो और सभी के लिए सुरक्षित हो, उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सभी लोग, मैं शिव भक्तों से भी अपील करता हूं कि जो नियम जो प्रशासन ने बनाए हैं उन सभी नियमों का सभी लोग पालन करें। और अब खबर देश की संसद से जुड़ी। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुछ शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसे संसद में बोलना अब असंसदीय कहलाएगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। तमाम शब्द जो राजनीति में खूब सुनाए जाते हैं, उन शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्ति की कैटेगरी में रखा गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर गलती से इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल कोई सांसद करता है तो वो सदन के रिकॉर्ड में नहीं आएगा। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ है या हो सकता है, तो वे सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आ चुकी थी, क्योंकि आपने खुद देखा है कि संसद में किस तरह से हो हंगामा होता है। सांसदों की ही तरफ से कई तरह की बातें ऐसी सुनने को आती है जो कि सुनने में बड़ी अशोभनीय लगती है, लेकिन अब बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी गई है उन शब्दों की जिसका इस्तेमाल असंसदीय कहलाएगा। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें खबर अब श्रीलंका से जुड़ी हुई। श्रीलंका में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने वादे के मुताबिक इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे टेंशन चरम पर है और इस तनाव के बीच कोलंबो की सड़कों पर टैंक उतर आए हैं। श्रीलंका में सुबह 5 बजे से इमरजेंसी लगा दी गई। सारा दारोमदार अब सेना पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंगापुर में गोटाबाया के पहुंचने के बाद ही इस्तीफे का ऐलान होगा। इधर कोलंबो में संसद भवन के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है ताकि कल की तरह फिर वैसे हालात पैदा ना हो। अब तक केवल आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब तो टैंकों को सड़कों पर उतार दिया गया है। कोलंबो में दोपहर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम संसद भवन के बाहर हैं, उसी संसद के बाहर जहां बीती रात की झड़प में एक प्रदर्शनकारी, एक सैनिक और एक पुलिस के जवान की मौत हो गई और अब संसद भवन में प्रदर्शनकारी न पहुंचे इसके लिए सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। पहली फेरी में पुलिस और दूसरी फेरी में आप जो देख पा रहे हैं यह श्रीलंकाई सेना है जो बड़ी संख्या में पूरे पार्लियामेंट में तैनात कर दी गई है। बड़े बड़े बैरिकेड के साथ, बाहर टैंकों के साथ जो है एडवांस पेट्रोलिंग और यहाँ पर यह व्यवस्था ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ ना पहुंच पाए।
हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी कहा है तमाम प्रदर्शनकारियों ने कि तमाम चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, राष्ट्रपति का घर हो, वहां से वो हटेंगे, लेकिन बीती रात जो तस्वीरें संसद भवन पे हुई हैं उससे बचने के लिए, वैसी स्थिति ना हो इसलिए यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।